हाँ हाँ, एक पार्टी में चालू हुआ कि नहीं? देख रहे हैं। हम्म। Hello, 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 students. Very, very good afternoon. So, students, from today onwards, we are going to start idioms and phrases, and we are going to make idioms and phrases very easy. Or how to make them easy? To understand them, their logic, their meaning, and their hidden meanings. See, जब भी हम idioms and phrases को learn करते हैं, तो इनको learn नहीं understand करना है according to the situation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द इडियम्स एंड फ्रेजेस आर। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस वो मुहावरे और लोकोक्तियां होते हैं जो हमारी स्पीच को बहुत आसान, बहुत इफेक्टिव बना देते हैं, हमारे हमारे मैसेज को और सुगम बना देते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। हम कह देते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि भाई ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी। इसको इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे कहेंगे कि ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? घर का भेदी लंका ढाए। अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये कि इफ यू वांट टू मेमोराइज दिस, इफ वांट टू लर्न, इफ वांट टू अंडरस्टैंड दिस इडियम, तो इसको रटना नहीं है कि ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी, ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी, घर का भेदी लंका ढाए, ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी, घर का भेदी लंका ढाए। भाई इसका मतलब यही क्यों बन रहा है? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बेसिकली रामायण से निकली कि घर का भेदी। तो घर का भेदी कौन था? विभीषण। तो विभीषण ने राम राम को रावण के मरने का भेद बता दिया था। वहां से ये कहावत निकल कर आई कि घर के भेदी ने भेद बताया और लंका ढह गई। तो मीन्स अब इसे अब हम जिंदगी में कैसे निकालेंगे कि जो जो हमारे करीबी होते हैं, जो हमारे करीबी हैं, जब वो हमारे राज किसी और को बताते हैं तो उस वक्त ये कहावत हमें अप्लाई करनी है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को मेमोराइज करोगे तो सिर्फ ऐसे ना सोचो कि सिर्फ एग्जाम में ही यूज होने। आप ये भी तो सोचो इनको हम जनरल, अपनी जो जनरल लाइफ है, जो कॉमन सेंटेंसेस है, कॉमन सिचुएशंस है, उनके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपनी जिंदगी में होने वाली सिचुएशन से कनेक्ट कर कर उन्हें बोलना शुरू करोगे तो आपको ये समझने आ जाएंगे। तो यहां पर मेरा जो मैसेज है वो यही, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने के लिए इनके पीछे की कहानी, सच्चाई, रियलिटी, हिडन मीनिंग वो समझना है। ठीक है? सो आई एम हियर टू लेट यू नो देयर हिडन मीनिंग्स। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं एक एक करके। तो हमारा आज का जो फर्स्ट इडियम है दैट इज एज फिट एज फिडल। अच्छा, ये मैं पहले बता दूं आपको, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी मैं बता रहा हूं सब पीवाई क्यू है बेटा। ये पीवाई क्यूज है। कितने? 100 पीवाई क्यूज करने हैं हमें। तो अब एक दिन में 20 होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं, तो हमें 100 करने हैं। 100 देख लीजिए। 100 एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, आगे के इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने का तरीका क्या है। कि संसारम पर नासिर सर ने इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए थे यार, उन्होंने 100 समझाए। अब 100 से एक पता चल गया कि 1000 कैसे मेमोराइज करें, 1000 को कैसे माइंड में रिटेन करें। क्योंकि याद करना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है माइंड में उसके जमा के रहना, जमा के रखना, माइंड के अंदर उन्हें रिटेन करके रखना, दिमाग से ना निकले, ये डिफिकल्ट है। और उस डिफिकल्टी को सोल्व करने का तरीका क्या है? इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने का तरीका है इनके दिए हुए हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना।
ठीक है बेटा। ना आइए, तो फर्स्ट इडियम इज एज फिट एज फिडल। तो जो बेटा फिडल है, ये जो सारंगी है वॉयलिन, ये इससे ही निकला है, एज फिट एज फिडल, कि इस इतना फिट जितना। जब जब एज और एज आता है तो उस एज और एज का मीनिंग होता है उतना, कि भाई उतना, इस एज का मतलब है उतना और इस एज का मतलब है जितना। एज एज आता है कि एज इंटेलिजेंट एज इज फादर, इतना बुद्धिमान जितने उसके पिता, एज को एज ब्लैक एज कोल, कितना काला जितना कि कोयला। तो एज फिट एज फिडल। तो अब ये फिडल जो हुआ वो हुआ सारंगी। पता है क्या है सारंगी? जब ये बनती है तो इसके बीच में जो वायर है, देख रहे हैं वायर, तो ये क्या कहते हैं, लोहे की होती है, आयरन की होती है, आयरन की या स्टील की। और जब इनको बनाया जाता है, अगर ये तार ढीली पड़ जाए, ये तार ढीली पड़ जाए तो म्यूजिक इनसे निकल के नहीं आएगा। तो इन तारों को इन तारों को टाइट करने के लिए बहुत कसा जाता है। और कसा जाता है, अगर ये लकड़ी ये एकदम खराब हो, इनको कसते समय, वायर को कसते समय ये लकड़ी टूट जाएगी। तो फिर ये लकड़ी क्या है, एकदम मजबूत है। ये लकड़ी ये मजबूत है। तो यहीं से ये कहावत निकली कि इतना फिट जितना कि फिडल। तो इतना फिट है जितना फिडल, तो फिर कहां से आया, यहाँ से हेल्दी, वेल्दी से, वेल्दी नहीं हेल्दी से, फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात करता है। इन ए वेरी गुड हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन, जो मतलब स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट जिसे कहते हैं, जिसे हम कह देंगे बिल्कुल स्वस्थ, इसे हम कहेंगे पूरे इडियम को स्वस्थ या हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ होना, मजबूत होना। क्लियर हुआ? तो आंसर हो जाएगा इन ए वेरी गुड हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन। डन। अगर ये क्लियर हो गया तो अगला इडियम आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, ए कोल्ड फिश। कोल्ड फिश, ठंडी मछली। तो भाई जो मछली ठंडी होती है ना, एक्चुअली उसे बर्फ में जमा कर ठंडा किया जाता है कि वो खराब ना हो। जब समुद्र से निकलती है मछली, तो भाई अगर पानी मिलता रहेगा तो जिंदा रहेगी, पानी नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद मर जाएगी। और मर जाएगी तो अगर उसे ठंडा करके ना रखे, बर्फ में जमा के ना रखे, तो मार्केट से पहुंचते पहुंचते तो इसमें से बदबू आ जाएगी, खराब हो जाएगी ये तो। तो अब जो ठंडी मछली है, ये जो है, अब तुम इससे बात करो, मछली कैसी है, तू तो जल की रानी है, जीवन तेरा पानी है, ये तुम्हें कोई रिप्लाई करेगी? क्यों? क्यों कोल्ड फिश है, क्योंकि ये मर चुकी है। तो इसी प्रकार से जब कोई इंसान मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन कोल्ड फिश की तरह है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई फीलिंग्स नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल ही मतलब क्या हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, हमसे बातें नहीं कर रहा है, सबसे हट गया, कट हो गया। तो समवन हु इज अनफ्रेंडली एंड शोज नो इमोशन। कि अगर किसी से लड़ाई हो गई है ना, हमारी किसी से लड़ाई हो गई, हमने कहा भाड़ में जाए, कोई भी जाए, तो हम स्टेटस लगा रहे हैं कि यार देख मैं बीमार हूं 2 दिन से। हम किसी को दिखाने के लिए, किसी फ्रेंड या फ्रेंडनी को दिखाने के लिए कि हमने स्टेटस लगाया, मैं तो 2 दिन से बीमार हूं। अब जो कोल्ड फिश है वो कहेंगे मैं भाड़ में जा, तो बीमार है, मर जा, तो हमें क्या मतलब है। तो मीन्स अब वो कोई इमोशन नहीं दिखा, तो उनके लिए कोई वो, अब वो फ्रेंडली, जो उनका फ्रेंडली बिहेवियर है वो बदल चुका है। तो अब वो क्या बन गए, जो अब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो कोल्ड फिश की तरह हो गए हैं। वो कोल्ड फिश हो गए हैं, किसी के प्रति कोई रिप्लाई न करना, किसी को सीरियस न लेना। क्लियर हुआ? तो समवन हु इज अनफ्रेंडली एंड शोज नो इमोशन, जब इंसान बिल्कुल अनफ्रेंडली हो जाए और कोई इमोशन ना शो करे, तो उसे हम कहेंगे कोल्ड फिश। तुम फ्रेंड दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि अरे अरे तेरी उस रवि से बात हुई, अरे यार उससे कौन बात करे, ही इज अ कोल्ड फिश। मतलब एसएमएस करते हैं तो एसएमएस का भी रिप्लाई 4-4 घंटे बाद आता है, कभी कभी तो 2 दिन बाद आता है, ही इज जस्ट ए कोल्ड फिश। रिप्लाई ही नहीं करता वो तो ढंग से। ही इज जस्ट अ कोल्ड फिश। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये कहाँ यू क्लियर हुआ ना कि ये कहाँ यूज होगा? नाउ नेक्स्ट, एन ओपन सीक्रेट। एन ओपन सीक्रेट, तो ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया कि सीक्रेट भी और ओपन भी? अगर सीक्रेट है तो क्लोज होना चाहिए ना भाई, बंद एकदम। ये तो ऐसा सीक्रेट है जो ओपन है, जो हर कोई जानता है, ऐसा सीक्रेट जो जिसके बारे में हर कोई जानता है, ऐसा राज है जो सबको हर कोई जानता है। तो अब जरा इन्हें देखो, क्योंकि ओ माय गॉड खजाने की चाबी मिल गई, ये सीक्रेट है। अरे सब कह रहे सीक्रेट है और जानते हैं सभी, किसी को बताना मतलब है, बताना है क्या, सबको तो पता है, बताना क्या नहीं, ये तो सबको पता है। ओपन सीक्रेट, कि ऐसा राज जिसके बारे में सबको पता
ऐसी बात जिसके बारे में सबको पता है कि अब दोस्त है, अब दोस्त दोस्त आपस में बात कर रहे हो, ओए तू जानता है कि क्या रोहन जो है भाई, ओ भाई वो तो सिगरेट पीता है भाई, तेरी कसम, कश लगाता है। कश लगाने को पफिंग कहते हैं। पफिंग कहते हैं कि भाई आई सो हिम पफिंग। कहता है यस्टरडे आई सो हिम पफिंग, मैंने उसे कल ना पफ लगाते हुए देखा। कश तू तो ऐसा बता रहा है कि जैसे ये कोई सिगरेट है। ये सिगरेट नहीं है, ओपन सिगरेट है, एवरीबॉडी नोज। वह हर किसी के सामने नहीं करता लेकिन हर किसी को पता है। क्लियर है? तो हो जाएगा ए फैक्ट दैट, एक ऐसा फैक्ट सॉरी, एक ऐसा फैक्ट दैट इज सपोज टू बी ए सीक्रेट, जो लगता तो है कि सबको लगता है कि सीक्रेट है, बट एवरीवन नोज, लेकिन उस फैक्ट को जानते सब, जिस फैक्ट को सभी जान। डन? तो हो जाएगा ओपन सीक्रेट, ऐसी बात जिसके, ऐसा राज जो सबको पता। नेक्स्ट, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कहता है टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी क्या रहेगा पिंच का मतलब, कि पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ? पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है? एक मिनट बेटा। एक मिनट। मैसेज में नहीं पढ़ते हैं। जस्ट लाइक्स। ओके जरा देखिए, अब वो क्या कहता है कि टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि भी किसी भी चीज को सिर्फ इतना लो, पिंच ऑफ सॉल्ट के जितना लो। ओके, पिंच ऑफ सॉल्ट क्या हुआ? जैसे नमक है, नमक की चुटकी जो होती है उसे पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ भाई कि मैंने सिर्फ एक चुटकी सिंदूर, कि वन पिंच ऑफ वर्मिलियन, तो चुटकी जो जो नमक होता है उतना। तो ये कहना क्या चाहता है? क्या कहता है कि किसी भी बात को बहुत सीरियस न लेना, किसी बात को बहुत गहराई से न लेना, किसी भी बात को सिर्फ उतना समझना जितना तुम अंडरस्टैंड कर सको, उससे ज्यादा नहीं। ये सिचुएशन कब की है? कि जब हमें लगता है यार कोई इंसान बहुत ही झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है, तो कहता है भाई उसे सीरियस मत ले। कि अगर उसने बताया करो भाई मैं गया एक पार्टी के अंदर, ओ भाई वहां पर तो भाई बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ओ भाई मैं तो कई लोगों से मिला वहां जाकर, फोटो वोटो की फोटो नहीं लेने दे रहे थे, हमें पता है वो झूठ बोलता है। हाँ हो सकता है पार्टी में गया हो, बड़ी पार्टी में गया हो सकता है बड़े लोग भी आए हों, लेकिन अब वो उस बात को जब एग्जेजरेट करके बोले तो कहता है कि भाई देख हो सकता है कि वो गया हो पार्टी में, लेकिन सिर्फ इतना ही लेना कि वो पार्टी में गया है। अब वो बोल रहा है कि मैं शाहरुख खान से, अक्षय कुमार से, इनसे मिला, तो उसको इतना सीरियस ना लो। तो आपको टेक समथिंग, किसी भी चीज को सिर्फ उतना लेना विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, जितना कि एक चुटकी नमक होता है, सिर्फ उतना लेना, बहुत सीरियस नहीं लेना, उसकी हर बात पे विश्वास नहीं। तो जो भी वो बोल रहा है उस बात पे विश्वास करना, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा। अब ये क्या कहता है? टू लिसन टू ए स्टोरी, ऐसी स्टोरी को सुनना विद ए सेप्टिसिज्म और डाउट। इन दोनों का मतलब होता है शक, शुभा से किसी स्टोरी को सुनना, कि कोई कुछ बता रहा है उसकी स्टोरी को सुना, लेकिन डाउट में सुना, कि हमें पता है कि भाई इसके अंदर झूठ भी हो, पूरा यकीन नहीं कर। क्लियर हुआ? ठीक है ना कि कैसे इस्तेमाल होगा? डन। अगर ये बात आपको क्लियर है तो बेटा our next idiom is on the screen, fair weather friend। फेयर वेदर फ्रेंड। अब फेयर वेदर क्या हुआ? अच्छा मौसम, बैड वेदर खराब मौसम। अब फ्रेंड को वेदर से कैसे कनेक्ट करना है? अब नाउ सी, मैंने अपने दोस्त से बोला, कि ओए चल चाय पीने चलते हैं, है ना, चल बढ़िया मौसम हो रहा है, चलो चलते हैं। बढ़िया मौसम था, मेरे साथ बैठा चाय वाय पीने, क्या ओ भाई बड़ी मस्ती यार, तू ही तो मेरा यार है, तू ही तो मेरा दोस्त है। फिर एक दिन क्या हुआ, बारिश हो रही थी, मैंने कहा यार मुझे शॉप तक कुछ सामान खरीदने जाना है, तो मेरे साथ चलेगा? ओ भाई बारिश हो रही है, मैं तो नहीं जा रहा, मौसम खराब हो रहा है। तो फेयर वेदर फ्रेंड, कि जब सारी चीजें अच्छी हैं, सब कुछ बेहतर है, जैसे मौसम बेहतर, तो जिस प्रकार से सारी चीजें अच्छी हैं, जैसे मौसम बेहतर है,
तब तो वो साथ जा रहा है, लेकिन जब मौसम खराब, जब चीजें थोड़ी सी अपोजिट हुई तो उसने साथ छोड़ दिया। कि पॉजिटिव पॉजिटिव सिचुएशन में साथ रहना, नेगेटिव सिचुएशन में साथ छोड़ देना। तो फेयर वेदर फ्रेंड वो होते हैं जो स्वार्थी दोस्त, मतलबी दोस्त। फेयर वेदर फ्रेंड मतलबी दोस्त, जो सिर्फ मतलब में साथ देते हैं, सिर्फ मतलब में साथ देते हैं कि भाई आज क्योंकि जब इसकी बात करें तो अब ये साथ कब है, जब पार्टी वार्टी कर रहा है जब अच्छा मौसम है, लेकिन जब खराब मौसम है तो भाई इसको फिर अकेला छोड़ दिया। बढ़िया मौसम है तो सबके साथ पार्टी कर रहा है, तब तो साथ है सब सब इसके, लेकिन जब खराब मौसम है तो साथ छोड़ दिया, मतलब परेशानी में साथ छोड़ दिया। सुख में साथ कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो बस वही है। ए पर्सन हु सपोर्ट्स यू ओनली इन गुड टाइम्स, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें सपोर्ट करता है सिर्फ अच्छे समय, बुरे समय में सपोर्ट ना करे। चल अगला, द कंपनी डिसाइडेड टू कट कॉर्नर्स टू सेव मनी। कंपनी ने डिसाइड किया टू कट कॉर्नर्स टू सेव मनी, कि पैसे बचाने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया टू कट कॉर्नर्स, कि वो कॉर्नर्स को कट कर ले, कॉर्नर्स को कट कर ले। अब बेसिकली इसको ऐसे समझो, कॉर्नर्स को कट करने का मतलब क्या है, ऐसे समझो कि भाई एक ये पार्क है, एक पार्क है, तो इसके ये चार कॉर्नर्स हैं, इसके ये चार कॉर्नर्स हैं, तो अभी किसी इंसान को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना है। अब इस इंसान को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जा रहा है, अगर वो ऐसे जा रहा है तो उसे ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा टाइम लग रहा है। अब उसने इस कॉर्नर को कट कर दिया। अब कैसे कट किया, वो यहां से डायरेक्ट निकल गया, वो ये निकल गया ये, तो उसने कॉर्नर को कट कर लिया। तो ऐसे करके उसने समय बचा लिया, ऐसा करके उसने समय बचा लिया। तो बेटा इसी प्रकार से जब हम कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं कि कंपनी के अंदर कॉस्ट कटिंग होती है, तो क्या होता है कि जब कमाई नहीं हो रही हो तो खर्चे कम कर दो, कमाई नहीं हो रही है तो खर्चे कम कर दो, जो खर्चे कम करना है वो कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को कट करो, कॉर्नर्स को कट कट करो, तो मतलब काम समय जल्दी हो जाए और काम अच्छे से हो जाए, पैसे भी बच जाए, समय भी बच जाए। तो बेटा कट कॉर्नर्स का मतलब है, कट कॉर्नर्स का मतलब है टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना कि परफंक्टरीली, मतलब सारे काम बढ़िया से हो जाए और चीपली, लेकिन सस्ते में हो जाए, टू सेव टाइम और मनी, जिससे पैसा भी बचे और समय भी बचे, कि काम सारे हो जाए बेहतर तरीके से, लेकिन मतलब पैसा भी बचे और समय भी बचे, उसे कहते हैं कट कॉर्नर्स। समझ में आ गया। अभी किसी किसी चीज में भी लग सकता है, किसी चीज में भी लग सकता है ना, कि भाई जैसे अब ये कर रहा है, ये कट कॉर्नर्स नहीं कर रहा, भाई खूब अच्छी क्वालिटी का सामान लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये राइट वे। अब ये कर रहा है, ये घटिया माल लगा रहा है, एक घटिया माल लगा रहा है, पैसे बचा रहा है, तो कॉर्नर्स को कट कर रहा है। जैसे ये कॉर्नर कट हो गया, समय बच गया, ऐसे ही आप पैसे बचाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो, तो हम उसी को कहते हैं कि भाई द कंपनी इज कटिंग द कॉर्नर्स, मतलब कंपनी जो है वो कॉस्ट कटिंग कर रही है, कि खर्चे अब जो खर्चे ज्यादा हैं खर्चों को कम कर रही है, क्योंकि इनकम कम है। तो इस प्रकार से खर्चों को कम करना, जिससे टाइम भी बचे, पैसा भी, उसे कहते हैं कट कॉर्नर्स। डन बच्चे। चल अगला लेते हैं, पुल योर सेल्फ टूगेदर। कहता पुल योर सेल्फ टूगेदर, कहता जब इंसान बड़ा दुखी होता है ना भाई, जब इंसान बहुत दुखी होता है तो विचार जब नेगेटिव आते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब इंसान दुखी होता है तो उसके मन में और दुखी विचार होते हैं, वो नेगेटिव होता चला जाता है, फिर नेगेटिव के अंदर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव के अंदर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव के अंदर नेगेटिव थॉट, एंड देयर इज नो कम बैक। वी आर गोइंग 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 एंड गोइंग, जस्ट कंटिन्यू टू जस्ट कंटिन्यू टू गो। तो नेगेटिव में नेगेटिव। अब इसमें हम करते भी क्या है, जब ऐसे ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो क्या करते हैं, हम पुराने गाने सुनते हैं, उनमें वो गाने सुनते हैं जो उदासी वाले गाने हैं, ओए राजू प्यार न करियो, ऐसे ऐसे गाने सुनते तो और हम गमों में डूब जाते हैं। तो पता है ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, हम ऐसी सिचुएशन में कहेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर, कि भाई अपने आप को संभाल, कि तू जो तेरे विचार जो बिखरे हुए इधर उधर जा रहे हैं दूर दूर, उनको टुगेदर इकट्ठा कर ले, कंट्रोल योर सेल्फ, विचारों को मत भागने दे इधर उधर, कंट्रोल उदय कंट्रोल, पुट योर सेल्फ टुगेदर, कि संयम रखना, संयम रखना किसी भी विचारों पर, संयम रखना, अपने आप को संभालना, संयम रखना, अपने आप को संभालना, पुट योर सेल्फ, अपने आप। क्लियर हुआ कि नहीं।
आंसर हो जाएगा टू काम डाउन, बिल्कुल शांत हो जाना, एंड रिगेन कंट्रोल, और कंट्रोल प्राप्त कर लेना ऑफ योर इमोशंस। तो जो आपके इमोशंस हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना, जो आपके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर लेना। ठीक है, चल नेक्स्ट, ए बेड ऑफ रोजेस। तो कितना ये बहुत इजी है कि भाई फूलों की सेज और जिंदगी, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब ये है कि जिंदगी बड़ी हसीन, बड़ी खुशगवार, कि धन संपत्ति पैसा जड़ जोरू जमीन सब कुछ है, बढ़िया है, कि जड़ जोरू जमीन के अलावा गर्लफ्रेंड भी है, ओहो बल्ले बल्ले, सोने पे सुहाग, तो सब कुछ है। तो कहता है बेड ऑफ रोसेस कि कोई भी चीज बड़ी आसान हो, हर चीज जिंदगी बड़ी हसीन खूबसूरत हो, क्योंकि माई लाइफ इज जस्ट लाइक ए बेड ऑफ रोजेस, कि मतलब जिंदगी में सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है, कोई भी चीज बड़ी इजी और कंफर्टेबल हो जाना सिचुएशन के अंदर, या लाइफ कोई भी सिचुएशन, लाइफ या कोई भी सिचुएशन बड़ी कंफर्टेबल हो जाना। अब इसको ऐसे कनेक्ट करें, अगर हम जोक्स अपार्ट, अगर इस सिचुएशन को ऐसे कनेक्ट करें कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, कोई प्रोजेक्ट आया, तो हमने देखा कि भाई वो प्रोजेक्ट किसी और बंदे के हमारे पास आया, क्योंकि वो बड़ा ही दिक्कत में था, उसे कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो हमारे पास आया, हमने उसे इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया। तो भाई जैसे कि बेड ऑफ रोजेस बड़ा आसान तरीके से कर देना, जबकि दूसरे परेशान हो रहे थे इन सब चीजों को लेकर। तो जब किसी सिचुएशन के अंदर बड़ी राहत मिलती है, सुकून मिलती है, तो उस कंडीशन में ये ईडियम यूज होगा, ये कहावत यूज होगी। डन बच्चे, आंसर बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज किक द बकेट। बकेट को किक कर देना, बकेट मतलब बाल्टी, बकेट जो हुआ इट मीन्स बाल्टी। अब इसका वास्तविक मीनिंग है मर जाना, इसका वास्तविक मीनिंग है मर जाना। बेटा पुराने समय में क्या होता था कि जैसे घरों के अंदर जो खाना होता था, जो पानी होता था, तो जब कोई मर जाता था उस खाने और पानी को फेंक देते। तो भाई खाना तो समय पे ही बनता है, पानी 24 घंटे रहता था खाने में, और पानी को जो स्टोर करने का जो सिस्टम था, फ्रिज वगैरह हुआ नहीं करते थे उस साल, 200-300 साल पहले फ्रिज वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो पानी को स्टोर करके रखा जाता था, पानी को अच्छे से स्टोर करके रखते थे घर में पीने के लिए। तो जब कोई डेथ हो जाती थी तो उनको ऐसे बकेट पर किक मारते थे वो बाल्टी में, मटकों में किक मारकर पानी को फेंक दिया जाता था। तो कब फेंका जाता था? जब किसी की डेथ हो। वहीं से ईडियम निकल के आया, किक द बकेट। तो इसका मतलब हो जाएगा पास्ड अवे और डाई। ये बस याद रखें कि जब कोई मर जाता है तो घर का सब खाना पानी फेंक दिया जाता है। तो फेंक किस लिए रहे? क्योंकि कोई मर गया, कि अब खाना पानी उस घर में अभी खाना पानी नहीं पकेगा। चलो, ऑन द कार्ड्स। अब ऑन द कार्ड्स, अब देखो, अब बात सुनिए। दो बंदे ताश खेल रहे हैं, दो बंदे ताश खेल रहे हैं। अब एक के पास कार्ड्स के अंदर 3 की जगह 4 इक्के हैं उसके पास। तो अब कार्ड्स खेल रहे हैं, तो भाई सामने वाले को नहीं पता ना क्या होना है, लेकिन ये तो अब होने ही वाला है कि भाई अगर मेरे पास 3 इक्के हैं तो मैं जीत गया, अब ये तो होने ही वाला है। अब उसे नहीं पता है, लेकिन जो कार्ड्स में है वो होगा, जो कार्ड्स में है वो होगा। अब जो चीज कार्ड में है, जो चीज कार्ड में है, अब ऐसे कार्ड को ऐसे मान के चलो, वैसे नहीं, मैं जल्दी याद करने के लिए बता रहा हूँ। कार्ड्स को ऐसे मान लो जैसे कि कुंडली। अब भाई जो चीज कुंडली में लिखी है वो तो होगी होगी, जो चीज कुंडली में लिखी है वो तो होगी होगी। तो भाई ऑन द कार्ड्स का मतलब है हाईली लाइकली टू हैपन और एक्सपेक्टेड, कि बहुत ऐसी चीजें जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हो जाए, और कुंडली में जो लिखा होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा हो जाएगा। तो ये समझ लो जो कार्ड के अंदर लिखा हुआ है, अब वो जीतेगा तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है सामने वाले के पास और दूसरे बड़े कार्ड्स हो सकता है, लेकिन सिचुएशन बदल जाए, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जाता है। डन, क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर इसका है हाईली लाइकली टू हैपन और एक्सपेक्टेड, जिसको बहुत ज्यादा उम्मीद की जाए हो जाए। ठीक है, जो होने वाला। तो क्या होने वाला है? जो कार्ड्स में लिखा है, जो कुंडली में लिखा है, जो कार्ड्स में लिखा है, कुंडली में लिखा है, वो होने वाला है। डन बेटा, चल अगला। नेक्स्ट इडियम, वंस इन ए ब्लू मून। हम कहते हैं किसी का, अबे तू तो ईद का चांद हो गया, मिलता ही नहीं तो ईद का चांद हो गया। तो हम कहते हैं ना किसी को ईद का चांद होना, हम उसको ये कहना चाहते हैं कि भाई एक चांद तो वो होता है जो रोजाना निकलता है। तो कुछ लोग जो हैं जो हमें अक्सर मिलते हैं, रोजाना ही मिल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं।
तो बात पर्सन की नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन की, कोई भी ऐसी चीज जो अक्सर हो रही है और कोई भी ऐसी चीज जो बहुत कम घटे। तो ईद का चांद तो साल में एक बार ही निकलेगा। तो यही कह रहा है वंस इन ए ब्लू मून। तो कहता है कि ब्लू मून, तो ब्लू मून बहुत रेयर निकलता है। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ईद का चांद हो जाना, ईद का चांद हो जाना मीन्स किसी भी इंसान का मिलना या किसी भी घटना का घटित होना, लेकिन बहुत रेयरली, बहुत ही कम। तो आंसर हो जाएगा कि कोई भी इवेंट दैट हैपेंस वेरी रेयरली, बहुत ही ऐसा इवेंट कि जो बहुत कम होता है, या ऐसा पर्सन जो बहुत कम मिलता है। तो पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, किसी इवेंट, किसी घटना के लिए भी यूज हो सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वंस इन ए ब्लू मून, तो क्योंकि ब्लू मून बहुत कम मिलते हैं, ब्लू मून बहुत कम घटित होते हैं, सामने नजर आते हैं। तो जो लोग हमें कम मिलते हैं, जो घटनाएं कम घटित होती हैं, उस सिचुएशन में हम वंस इन ए ब्लू मून का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स एंड लेग। कहता है कि भाई तो आईफोन ले ले भाई, आईफोन ले ले 17 प्रो मैक्स आईफोन। लेने के पता चला 1.5 लाख, 1.5 लाख का। इसके अंदर तो मेरी किडनी भी गिरवी लग जाएगी भाई, किडनी भी मेरी चली जाएगी आईफोन लेने के चक्कर में। तो बस वो यही कह रहा है कि टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कि तक किसी भी चीज की कीमत उतनी होना जितने में एक हाथ और एक पैर, कि एक हाथ और एक पैर कटवाना पड़ जाए या बेचना पड़ जाए, इतनी कीमत। तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब है बहुत महंगा हो, बहुत महंगा हो। आजकल जैसे ज्वेलरी है भाई, ज्वेलरी भाई, अब तो सोने के दाम देख रहे हो क्या हो रहा है, आसमान छू रहे। तो अब कह रहे ने कॉस्ट देखी, तो भाई इसकी इतनी कॉस्ट है कि मेरा एक पैर और एक हाथ मुझे बेचना पड़ जाएगा, कटवाना पड़ जाएगा, तब जाके ये खरीद पाऊंगा। तो मतलब इतना महंगा, इतना महंगा, इतनी महंगी कॉस्ट कि इसके लिए हमें एक आर्म और एक लेग तक देना पड़ जाए, किडनी बेचनी पड़ जाए। तो आंसर इसका बी हो, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। अब दो लेडी थी, तो एक के हाथ में मतलब एक झोला था, यही एक झोला था उसके हाथ में, वो लेके जा रही थी कि किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले कि क्या है इसमें। अब इसमें क्या है किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो मतलब ये सीक्रेट है, पता ना चले। लेकिन दूसरी लेडी जो थी वो बड़ी चालाक थी, उसने उसके पैर में अड़ंगी मारी, अड़ंगी मारी तो शी फेल डाउन, और जैसे ही वो नीचे गिरी तो जो उसका थैला था वो खुल गया, और उससे पता चल गया कि क्या पर इसके अंदर तो ये था, इसके अंदर तो ये था। अब राज खुल गया। तो अब राज खुलना, तो स्पिल द बीन्स का मतलब भी यही होगा, टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली, कि किसी भी सीक्रेट का केयरलेसली रिवील हो जाए। तो बीन्स, तो स्पिल, स्पिल का मतलब होता है बिखर जाना, स्पिल का मतलब हो जाएगा बिखर जाना। और बीन्स, बीन्स मतलब वो खाने पीने का सामान होता है, तो वो खाने पीने का सामान जिससे स्पिल, बीन्स जो है वो बिखर गई, तो सबको पता चल गया कि यार बीन्स थी इसके अंदर, तो ये बिखर गई। तो मीन्स किसी भी राज का खुल जाना, किसी भी राज का किसी बेवकूफी की वजह से खुल जाना। तो जो सीक्रेट है वो सीक्रेट बाहर आ जाना, उसी कहते हैं स्पिल द बीन्स। स्पिल मतलब बिखर जाना, जैसे दूध बिखर गया। एक कहावत भी है, अरे आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, कहावत आएगी कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अब इस कहावत को इंग्लिश में बताता हूँ, आज लेकर आया उसी में। तो स्पिल दोबारा आएगा हमारे पास। चलो, स्पिल द बीन्स क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट अगला लेते हैं, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग का मतलब है आशीर्वाद, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग का मतलब है आशीर्वाद, और डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, भेष बदलना। किताब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के मतलब आशीर्वाद भेष बदल कर आया है, आशीर्वाद भेष बदल कर आया। क्या आशीर्वाद भेष बदल के आया, कहना क्या चाहता है, मतलब कई बार शुरुआती तौर पर कुछ चीजें हमें बहुत खराब लगती है। जैसे मैं बात करूं बुक्स, आपके हाथ में जो बुक्स है, शुरुआत में लगता है यार ये किताब कितना पढ़ना, कितना पढ़ना, लेकिन भाई साहब ये किताबें जो है ना, ये काले अक्षर जो है ना, जिंदगी को गोरा कर देते हैं। ये जो किताबें हैं, ये किताबें हमें भाई साहब शुरुआत में दिक्कत देती हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं
कि परेशानियां जो है, परेशानियों का जो ताला है किताब रूपी चाबी से ही खुलेगा। तो ये जो बुक्स है शुरुआत में हमें बुरी लगती है, लेकिन अंत में जाके तो हमारे लिए वो क्या है, आशीर्वाद का काम करती है। तो ऐसी शुरुआत में कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं, बाद में वो अच्छे का काम करती है, बाद में वो अच्छे का काम करने लगती है। जैसे ही अब ऐसा हुआ, अब मैं आपको एक रियल घटना है, एक रियल घटना है कि एक आदमी अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया, एक आदमी अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया, तो उसकी बस आया करती थी। तो जो बस आया करती थी वो उस बस में जाता था। तो सारे एम्प्लॉइज उसका वेट कर रहे थे, वो लेट हो गया था। ड्राइवर से बोला सबने, अरे अरे चलो चलो छोड़ो इसे। उन्होंने उसे छोड़ दिया, वो लेट हो। उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरी बस छूट गया, मेरे को पीछे से किसी ना किसी तरीके से अपने कन्वेंस से पहुंचना पड़ेगा, लेट हो जाऊंगा, बॉस से डांट पड़ेगी। अब वो लेट हो गया तो कितना बुरा हुआ, लेकिन आगे जाके पता चला उस बस का एक्सीडेंट हो गया और सभी मर गए। अब वो जो रुक गया था, जो उस सिचुएशन को बुरा मान रहा था कि मेरी बस छूट गई, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसे पता चला ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये जो भेष बदल कर ये ब्लेसिंग आई थी कि मुझे बुरा तो लग रहा था कि मेरी बस छूट गई, लेकिन ये बस छूटना ही मेरी जिंदगी को मुझे दान दे दिया इस बस के छूट। तो कई बार कुछ चीजें शुरुआती तौर पर हमें दिक्कत देती हैं, लेकिन अंत में जाकर हमें बड़ा सुकून देती है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि ए मिसफॉर्च्यून, कि एक ऐसी दुर्भाग्य वाली घटना दैट इवेंचुअली, जो अंत में, इवेंचुअली होता है अंत में, जो अंत में रिजल्ट्स इन गुड, जो अंत में अच्छा रिजल्ट देती है। अंत, एक दुर्भाग्य वाली घटना जो अंत में अच्छा रिजल्ट देती है। कि कोई इंसान फेल हो गया, कोई इंसान फेल हो गया। अब जब वो फेल हुआ तो रो रहा है, भैया फेल होने से तो रो नहीं है, फेल होगा तो बच्चा रोएगा ही। लेकिन बाद में उसने मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद फिर तो उसे स्कॉलरशिप मिली, सब कुछ फ्री में मिल गया उसे, बाद में उसकी पढ़ाई फ्री हो गई, इतनी बढ़िया मेहनत करी। इतनी ज्यादा मेहनत करी। क्लियर हुआ? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला लेते हैं, पीस ऑफ केक। कितना आसान है। आपको केक रखा है, उसके अंदर से एक पीस लेना, तो कितना स्मूथली हल्के हल्के आप काट कर उसके अंदर से पीस निकालो, खा लो, तो कितना आसान है ना। तो किसी भी काम को करते समय जब आपको लगे भाई ये तो बहुत ही आसान है, भाई ये तो बहुत ही आसान है, तो जो इजी, वेरी इजी, वेरी 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 इजी जो होता है, तो वेरी इजी पीस ऑफ केक होता है। क्या जो सम को सोल्व कर सकता है? इट इज जस्ट ए पीस ऑफ, अरे आसान सी बात, चुटकी बजा विद अ स्नैप ऑफ फिंगर्स, जो चुटकी बजाते ही आ जाए। तो मतलब कोई भी चीज बहुत आसान हो जाना, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, कोई भी चीज जो बहुत आसान होती है करना, तो उसे कहेंगे पीस ऑफ केक। आसान, क्लियर, करेक्ट हो गया। जहां मुझे लगता है मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूं किसी इडियम में, लेकिन ये बड़ा आसान था। चलिए अगला लेते हैं, थ्रू थिक एंड थिन। देखो इसको समझाना पड़ेगा मुझे आपको, थ्रू थिक एंड थिन, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आइए, कि कहावत आई कहां से, इसको लेते हैं कि कहावत निकल के कहां से है। ये कहावत निकल के कहां से है कि थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू का मतलब होता है कहीं से फिजिकली या मेंटली गुजरना। थिक एंड थिन क्या है? अब थिक, थिक एंड थिन ऐसे मानना नहीं है, ये वास्तविकता है। वहीं से निकलिए। दो दोस्त थे। तो जब दो दोस्त थे ना, वो हर जगह साथ जाते थे। तो उन्हें क्या था, उन्हें एक जंगल से जाना, अभी नहीं है जंगल, मैं बता रहा हूं, उन्हें एक जंगल से जाना था। तो जो जंगल था वो यहाँ पर थे दोनों दोस्त, और उन्हें इस जंगल से निकलना था थ्रू द फॉरेस्ट, और जंगल को पार करना था। और ये जो जंगल था, बीच बीच में बहुत तो घना था, जिनका रास्ता कभी, और कहीं कहीं मतलब कम पेड़ थे, कहीं कहीं कम पेड़ थे, और कहीं कहीं बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पेड़ थे। लेकिन उन दोनों ने साथ नहीं छोड़ा इसे क्रॉस करते समय। ये थिक, जब जंगल घना था तो तब भी साथ थे, और जब जंगल के अंदर पेड़ जो थे थिन थे, मतलब पास पास नहीं थे, थोड़े दूर दूर थे, तब भी साथ थे। अब इसे लाइफ से कनेक्ट किया गया कि जब जंगल के अंदर थिक जंगल था, तो मतलब जंगल के अंदर ज्यादा पेड़ थे, जंगल में ज्यादा अंधेरा था, मीन्स जब जिंदगी में ज्यादा परेशानी, तो ये तब भी साथ थे। और जिंदगी में जब कम परेशानियां थी, अच्छे अच्छे दिन थे, ये तब भी साथ। तो बेटा, थ्रू थिक एंड थिन, जब दो दोस्त जंगल से निकले, थ्रू थिक, घने जंगल से, परेशानियों से भी निकले, और थिन,
जहां जंगल घना नहीं था और अच्छी अच्छी चीजों से भी गुजरे। तो इसी को कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर अवस्था में, अच्छाई में या बुराई में, हर अवस्था में। तो थिक मतलब बुराई मान लो, थिन मतलब अच्छाई। थिक मतलब परेशानी मान लो, और थिन मतलब खुशी। तो जो खुशी और गम में साथ हो, तो इसका मतलब होता है हर अवस्था, हर अवस्था में। तो भाई हर अवस्था में दो दोस्त साथ हैं, परेशानी वाला समय तब भी और अच्छे वाला समय तब, दोनों हर अवस्था में साथ हैं। तो आंसर हो जाएगा अंडर ऑल कंडीशन गुड और बैड। हर कंडीशन, हर सर्कमस्टांस में, चाहे अच्छा हो या बुरा, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, वॉकिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, कि डेंस फॉरेस्ट से गुजरना। भाई डेंस फॉरेस्ट से वो गुजरे थे, वहां से कहावत निकल कर आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेंस फॉरेस्ट से गुजरना, इसका मतलब ये है अच्छी बुरी हर सिचुएशन से गुजरना। तो आंसर जो बनेगा बी। चलिए अगला, सी आई टू आई। मैं जनरली आपको बात बताता हूँ कि अगर कोई स्टेज पर बंदा परफॉर्मेंस दे और मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है, हम दोनों की आंखें एकदम टिक गई हैं उसकी बातों पर, तो इसका मतलब यह है कि जो वो बोल रहा है मैं भी उस बात को एग्री कर रहा हूँ, वो भी उस बात को एग्री, और हम अभी दूसरे की आंखों में देख के कहते हैं भाई। तो आंखों में देखकर, आंखों में देखना, आंखों में देखना मतलब किसी बात को अग्री कर। तो अब कोई इस बंदा सामने वो स्पीच दे रहा है, दो दोस्त साथ बैठे, तो एक तो ध्यान लगा रहा है, उसे अच्छी लग रही है, कह रहा है पता नहीं क्या है, क्या बोल रहे हैं, तो अब वो कह रहा है कि अब सही है ना, चल अच्छा। तो अब मैं निगाह चुरा रहा हूँ, तो मीन्स मैं अग्री नहीं कर रहा। तो अगर आई टू आई, दोनों की आई टू आई मिल रही है, इसका मतलब है अग्री कर। तो यही से बन गया टू अग्री विद समवन फुली, कि आई सी आई टू आई, कि किसी को पूरी तरह से अग्री करना, कि दोनों के दोनों किसको देख रहे हैं, कि भाई दोनों के दोनों एक सूरज को देख रहे हैं, डूबते सूरज को, कह रहे हैं खूबसूरत है ना, करके हमें बड़ा खूबसूरत है। तो दोनों अग्री कर रहे हैं इस चीज को देख के बाद, फिर एक दूसरे को देखने लगे बड़ा खूबसूरत। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, बरी द हैचेट। बरी का मतलब है दफनाना। मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग जो है मरने के बाद दफनाते हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस मरने के बाद दफनाते हैं, तो उस दफनाने को बरी कहते हैं। और हिंदुइज्म में मरने के बाद क्रीमेट करते हैं, जलाते हैं। तो इधर चिता जलाना, इसे कहते हैं क्रीमेट, इसका मतलब है चिता जलाना, चिता जलाना, चिता जलाना क्रीमेट। और बेटा दफनाना क्या हुआ, बरी। ठीक है। अब ये जो हैचेट है, यह हैचेट जो है, यह है एक्स, ये जो हैचेट है ए एक्स ई एक्स, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी। यह है कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी को दफना देना, ठीक है, कुल्हाड़ी को दफना देना मीनिंग क्या आ रहा है, तो अब ध्यान से सुन। एक्चुअली एक समय ऐसा था कि उस समय लोग एक दूसरे के कबीले पर आक्रमण करके कबीले पे कब्जा कर लेते थे, कोई दुश्मनी बन जाए, कबीलों में रहा करते थे। लेकिन जब दुश्मनी बन रही है, तो भाई एक सिचुएशन ये बनती है कि दोस्ती भी बने। दुश्मनी बन रही है, तो फिर ये भी तो सिचुएशन आती है कि दोस्ती बने। तो जब दोस्ती होती थी ना, तो वहां पर एक प्रथा, जो एक कस्टम, एक रिवाज था, कि जब दो दोस्तों के अंदर, दो कबीलों के अंदर दोस्ती हुआ करती थी, तो वो शाम को जश्न मनाकर एक प्रथा निभाते थे। वो खड्डा खोदकर उसके अंदर कुल्हाड़ी को दबा देते थे। वो कुल्हाड़ी को दबाने का मतलब ये है कि भाई तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती है, अब दुश्मनी खत्म। क्योंकि कुल्हाड़ी निकाल रहे हैं तो दुश्मनी बना रहे हैं, कुल्हाड़ी को दफना रहे हैं तो दुश्मनी दफना रहे हैं, कि भाई कुल्हाड़ी के दफन करने से तेरी मेरी दुश्मनी दफन। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ समझौता कर लेना, किसी के साथ टू एंड ए क्वेरल, लड़ाई झगड़ा खत्म करना, टू मेक पीस, शांति बहाल करना। तो इसको लिखोगे आप शांति बहाल कर। क्लियर है, लड़ाई झगड़ा खत्म, कुल्हाड़ी को दफना दिया, दुश्मनी को दफना दिया, आ गया होगा समझ। ठीक है, कुल्हाड़ी को दफना दिया तो दोस्ती बन गई। नेक्स्ट, ब्रेक ए लेग, टांग तोड़ दे उसकी, टांग तोड़ दे उसकी। तो अब कहते हैं भाई तो टांग तोड़ दे, तो दुश्मनी की बात हुई, जबकि इसका मीनिंग तो है टू विश समवन और गुड लक। ये क्या मतलब है, टांग तोड़ दे और किसी को विश कर रहे हो, तो इसको भी समझो। एक्चुअली कहावत निकली है, कहावत निकली है एक फाइटिंग के, ये फाइटिंग के सीन से।
एक समय ऐसा था लोग अपने अब भी तो मनोरंजन के लिए WWE नहीं देखते आप, वर्ल्ड वाइड और एंटरटेनमेंट, यही कहते हैं ना, वर्ल्ड वाइड WWE, वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट। तो पहले उसका नाम था WWF, वर्ल्ड वाइड फाइट करते थे, कि अब क्या है, वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट। तो वो लड़ाई कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। तो अब एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे, तो पहले एंटरटेनमेंट के लिए असली लड़ाई होती थी, ये तो नकली करते, अंडरटेकर वगैरह जो थे, रोक, अंडरटेकर, तो ये तो नकली लड़ाई करते। तो उस समय असली लड़ाई हुआ करती थी। जब असली लड़ाई हुआ करती थी ना, तो लोग विश करते थे, कहते साले की टांग तोड़ देना, छोड़ना नहीं उसे, उसे टांग तोड़ देना। ऐसा कह के वो क्या कर रहे, उसे विश कर रहे हैं ना कि हमें जाके टांग तोड़ दे, तो विश कर रहे। लेकिन समय के रहते 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 अब ये हो गया कि अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है, कल तुम्हारा एग्जाम है, तो मैं आपसे कहूंगा ब्रेक ए लेग, कि एग्जाम की टांग तोड़ दो, किसी किसी पर्सन की या एग्जामिनर की टांग मत तोड़ के आना। इसका मतलब यह है, जो क्वेश्चन है उसकी टांग तोड़ दो, मतलब विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसका मतलब होता है ऑल द बेस्ट, जिसका मतलब होता है गुड लक का एक मतलब ऑल द बेस्ट या गुड लक। वैसे ना, मैं जनरल पॉइंट में बात करूं, किसी को विश करते हैं ना, किसी को विश करते हैं तो आप ऑल द बेस्ट कह के विश कीजिए, गुड लक कह के नहीं। गुड लक कह के आप ये कहना चाहते हैं कि सबको भाई ऑल द बेस्ट, कि सब कुछ बढ़िया हो, कि क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें तुम्हें याद आ रहे हैं, तुम बढ़िया करो। गुड लक मतलब कि सब लक पर निर्भर करता है, तुम्हारी मेहनत कुछ काम नहीं करती। तो किसी को विश करो तो ऑल द बेस्ट कहकर, गुड लक कहकर, तो विश समवन गुड लक। क्लियर हो गया, तो किसी को गुड लक कहना। आगे बढ़ते, समझ में आ गया होगा, आसान था। अभी मैं स्पिल की बात कर रहा था, स्पिल मतलब बिखर जाना, स्पिल द बीन्स, रास खुल जाना। तो देखो स्पिल की तो थर्ड फॉर्म स्पिल्ट, स्पिल बिखर जाना, स्पिल्ट बिखर गया क्या, दूध। तो बिखरे हुए दूध पर तो रोना, ओवर, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि क्राई रोना किस पे, ओवर स्पिल्ट मिल्क, बिखरे हुए दूध पर रोना, बिखरे हुए दूध पर रोना। तो भाई दूध बिखर गया तो रोने से क्या होगा, अब बिखर गया तो बिखर गया, साफ कर आगे बढ़, क्या हो सकता है। तो मतलब लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो बिगड़ गई हैं, जैसे आप किसी बात कर रहे थे अभी कि कोई फेल हो गया। अबे फेल हो गया तो अब वो कमरे के अंदर बंद है, अबे फेल हो गया तो कमरे के अंदर बंद है, रो रहा है, बात नहीं कर रहा है, किसी में फेल हो गया, अबे फेल हो गया तो फेल हो गया, अब आगे दोबारा ट्राई कर। अब ये एग्जाम नहीं निकला तो अगला निकलेगा। ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, रो रहा है, अबे रो रहा है तो रो रहा है भाई, ये नहीं तो दूसरा से ये नहीं तो दूसरा से, रोना थोड़ी है। तो कहता है जो हो गया वो हो गया। तो इसे हिंदी में हम ऐसे कहेंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई थी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, कि भाई चिड़िया आई और खेत को चुग के चली गई, अब रोने से क्या फायदा। आप तो ऐसी तैयारी करो कि अगली फसल उगाओगे तो चिड़िया नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर कुछ इंतजाम करो, ठीक है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो कहता है टू कंप्लेन, कि कंप्लेन करना अबाउट समथिंग, ऐसी चीज की कंप्लेन करना दैट कैन बी अनडन, जो अनडन नहीं हो सकती, जो हो गया उसे अनडन नहीं किया जा सकता। हम उसे रिडू कर, क्या कहते हैं, अंडू कर दे। अनडन का मतलब अंडू, तो अंडू जो होता है अनडू, डू डिड डन, तो वही डन है अनडन। तो उसको आप अंडू नहीं कर सकते, कमांड होती है ना कंप्यूटर में अंडू की, नहीं हो सकता भाई, ये अंडू नहीं हो सकता, जो हो गया तो हो गया, डन। नेक्स्ट 21, बर्न द मिडनाइट ऑयल। हाँ जी, अब कहता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब बर्न मतलब जलाना, द मिडनाइट ऑयल। अब भाई आधी रात को ऑयल जलाना, ये क्या है। तो बेटा इसका मतलब है बहुत मेहनत करना, इसका मतलब है बहुत मेहनत, बहुत मेहनत करना, दिन रात पढ़ना, बहुत मेहनत करना मतलब दिन रात पढ़ना। बेटा एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था जब एक समय ऐसा था जब लाइट नहीं थी, तो अब बंदा पढ़ता था तो दिन में ही पढ़ सकता था, रात में पढ़ ही नहीं सकता था। तो अब रात में पढ़ने के लिए वो क्या करते थे, वो ऑयल जलाते थे।
तो भाई सरसों का तेल या कोई भी तो दिया वगैरह जलाकर रात को पढ़ा करते थे। और वहीं से कहावत बन गई बर्दी मिडनाइट ऑयल, कि मिडनाइट आधी रात को भी वो ऑयल जला रहा है। तो क्या कर रहा है, आधी रात को भी वो आधी रात को भी पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वो बहुत मेहनत। वहीं से निकली कहावत। टू स्टडी अवर, कि काम पढ़ रहा है या काम कर रहा है लेट इनटू द नाइट, किसी भी रात के अंदर वो देर रात तक पढ़ रहा है, तो देर रात तक काम करना, बहुत मेहनत करना। तो देर रात तक काम करना, इसका मीनिंग ये भी हो जाएगा देर रात तक पढ़ाई या काम करना। ठीक है, चलिए 22, ए ड्रॉप इन द बकेट, इसको हम ऐसे भी कह देते हैं ए ड्रॉप इन दी ओशियन, दोनों हो जाए ए ड्रॉप इन दी ओशियन। पता है इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट को भूख लग रही है, उसके मुंह में जीरा डाल दो तो क्या उसकी भूख मिटेगी? बिल्कुल भी नहीं मिटेगी। तो भाई क्या ऊंट के मुंह में जीरा की मतलब, अब ये कब कहावत यूज होती है, जब जरूरत तो बहुत ज्यादा की हो और मिले बहुत का। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, अब मेरा एक दोस्त आया कह रहा यार ले 50 रुपए रख ले, तो अब 5,000 रुपए के आगे 50 रुपए क्या ही असर दिखाएंगे। तो चाहिए तो बहुत ज्यादा, उसमें मिले इतने से, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में इतने की प्राप्ति हो, इतनी रिक्वायरमेंट में प्राप्ति इतने की हो, इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। जीरा इसे कहते हैं कि समुद्र के अंदर एक बूंद डालना, एक बाल्टी के अंदर एक बूंद डालना। तो एक बाल्टी में से एक बूंद डाल दोगे या बाल्टी में से एक बूंद निकाल लोगे तो क्या ही फर्क पड़ना है। जरूरत 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, कोई 50 रुपए या 10 रुपए दे, 50 रुपए या 100 रुपए दे रहा है, हम जरूरत हमें 5-10,000 रुपए की है, कोई हमें 50 रुपए या 100 रुपए दे रहा है, तो वो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो नहीं रही। रिक्वायरमेंट इतनी है और प्राप्ति कितनी हुई, इतनी, उसी को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ए ड्रॉप इन दी ओशन। डन। अब पढ़ाई, भाई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई कम से कम तो 6 महीने कंटिन्यूस पढ़ाई हो। और कोई अब 10 दिन 15 दिन पढ़ाई करके सोच ले कि सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो ये तो कोई फिर तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया ना, पढ़ाई कितनी कर रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। तो ए वेरी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट कंपेयर टू उस अमाउंट के कंपैरिजन में, टू व्हाट इज नीडेड, जितना चाहिए, जितना हमें चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अगला लेते हैं। अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ पर भौंकना, गलत पेड़ पर भौंकना। अभी गलत पेड़ पर भौंकना तो पहले मीनिंग बता दूं कि मतलब गलती करना, परसुइंग मिस्टेकन लाइन और थॉट और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब गलत इंसान पर इल्जाम लगाना, कोई गलती कर लेना, सही एक्शन ना शो करना, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत इंसान पर इल्जाम लगाना। अभी कहावत आई कहां से, पुराने समय में, पुराने समय में जो जैसे राजा महाराजा जाते थे शिकार के लिए, ऐसे ही बहुत से लोग जो रजवाड़ों के समय में जो लोग जाते थे शिकार के लिए, वो छोटे जानवर के शिकार के लिए कुत्ते ले जाते थे। बड़े जानवर हैं तो भाई उनके ऊपर तो तीर मारी और या बंदूक से मारा तो मर गया, लेकिन छोटे जानवर को कैसे पकड़े, जैसे गिलहरी हुई, खरगोश हुआ, इस टाइप के कुछ जानवर पकड़ने, तो वो शिकारी कुत्तों को ले जाते थे साथ। ठीक है, अब कुत्ता तो नीचे रहता था, अब मान लो कि वो गिलहरी के पीछे पड़ा, अब वो गिलहरी के पीछे पड़ा तो गिलहरी चढ़ी इस पेड़ के ऊपर, तो अब ये कुत्ता इस पेड़ को भौंक रहा है, ये कुत्ता इस पेड़ को भौंक रहा है कि इस पर गिलहरी चढ़ी है, इस पर गिलहरी चढ़ी है। लेकिन पता है क्या, समटाइम्स जो गिलहरी है वो क्या करती थी, इधर कोई पेड़ है, इधर कोई पेड़ है, वो इस पेड़ पे चली जाती थी जंप मार के। अब वो गिलहरी अब इधर नहीं है, वो गिलहरी इधर नहीं है, वो यहां से यहां गई है गिलहरी। अब कुत्ता कह रहा है इसी पर चढ़ी है, कुत्ता कह रहा है इसी पर चढ़ी है, और गिलहरी आ गई इधर, और सब इसे ढूंढ रहे कि गिलहरी तो इसी पेड़ पर चढ़ी है। तो पॉइंट इज वो अब गलत पेड़ को भौंक रहा है, क्योंकि उसके सामने तो गिलहरी यहां चढ़ी थी लेकिन अब वो यहां है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वो गलत पेड़ को भौंक रहा है, मतलब किसी गलत इंसान पर इल्जाम लगा, मैंने पैसे नहीं चुराए, यू आर बार्किंग एट द रोंग ट्री, तुम गलत पेड़ की तरफ भौंक रहे हो, आई एम नॉट अ थीफ, आई हैवंट स्टोलन एनीथिंग। तो आंसर ही हो जाएगा कि भाई गलती करना, किसी भी विचार में या किसी भी एक्शन में गलती कर देना, बार्किंग अप द रोंग ट्री, गलत इंसान पर इल्जाम लगाना।
डन बच्चे, चलिए अगला, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या है? बीट, ये भी कहावत कहां से निकली? कि ये भी शिकार से ही निकली, कि एक आदमी वो खरगोश के शिकार के लिए गया, वो अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पर जो कहावत थी ना, यहाँ पर शिकारी शिकार नहीं करना चाह रहा, या वो किसकी बात कर रहा है? फार्मर्स। क्या होता है कि जब फसल पैदा होती है, ध्यान से सुने, फसल होती है तो छोटे छोटे जानवर आकर फसल को बर्बाद करते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो किसान है वो क्या करते हैं, उन जानवरों को भगाने के लिए, छोटे छोटे जानवरों को भगाने के लिए वो क्या करते हैं, डंडी लेते हैं, बड़ी बड़ी डंडी लेते हैं, और वो जो बुश होते हैं, बुशेज होती है झाड़ियां, बुश का मतलब जो है झाड़ियां, और वो झाड़ियों के ऊपर उन डंडियों को मारते हैं। वो झाड़ियों के ऊपर, वो उन्हें पता है सामने वो जानवर है, तो वो जानवर को नहीं मारना चाह रहे कि मैं से जान से मारूं, वो इधर को इधर उधर, इधर उधर मार रहे, इधर उधर की बात कर रहे, इधर उधर मार रहे, तो मारे इधर उधर रहे, लेकिन निशाना वहीं पर जा रहा है कि भाई वो भाग जाते हैं, इधर उधर के झाड़ियों पर मार रहे। अब ये बात जाके इस बात पर आ गई कि भाई सीधे सीधे तू उस जो जानवर है उसके ऊपर हिट क्यों नहीं कर रहा, क्यों बुश जो झाड़ियां हैं उनके ऊपर तो डंडे मारे जा रहा है, सीधे सीधे जानवर को क्यों नहीं मार रहा? अब ये लाइफ में कैसे कनेक्ट होगी? जब इंसान कोई बात बता रहा है, वो मेन मुद्दे की बात ना बताकर सिर्फ इधर उधर इधर उधर इधर उधर की बातें कर, तो यही कह रहा है कि एक इंसान ये से कुछ बता रहा है, लेकिन वो इधर उधर की बातें कर रहा है, इधर उधर की, वो कि बीटिंग अबाउट द बुश, बुश को बीट कर रहा है इधर उधर, अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश, के बुश के इधर उधर मार रहे हैं, इधर उधर मार रहा है, मतलब जो मेन पॉइंट है वो नहीं बता रहा। अब जैसे, अब ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, इसे इससे पैसे चाहिए कि मेरे को डेट पे जाना है, अब से इसे बोला कि भाई तुम कमाते हो, मैं तो नहीं कमाता हूं, तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मुझे कुछ काम करना हो तो भाई मैं कहाँ कर पाता हूँ? 36 बातें कर रहा है, वो सीधे सीधे बता क्या कर रहा है, इधर उधर की बातें ना कर, दे दो 1,000 रुपए, बस सीधी बात ये, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। तो इधर उधर की बातें करना होता है, टू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कहता है अवॉइड, कि अवॉइड करो टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक डायरेक्ट, कि भैया अवॉइड टॉकिंग टू द, अवॉइड टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक डायरेक्ट, कि भाई ये कह रहा है कि अवॉइड करना टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक डायरेक्टली, डायरेक्टली मेन टॉपिक पर बातें करने को अवॉइड कर। तो जब आप मेन टॉपिक की बात ना करके इधर उधर की बात करते हो, तो वही कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, कि इधर उधर की हाँकना, हम कह सकते हैं इधर उधर की बातें, मेन मुद्दे पे ना आना, इधर उधर की बातें करना। आई होप यू आर गेटिंग मी वेल। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। अब ये कहावत कहां से निकली बेटा? पुराने समय में जब युद्ध वगैरह हुआ करते थे, पुराने समय में जब युद्ध वगैरह हुआ करते थे, तो युद्ध के समय पर तो भाई लोग घायल, जो सिपाही थे घायल हो जाते थे, तो सिपाही जो है घायल हो जाते थे, तो उस समय एनेस्थेसिया नहीं था, पेन किलर, जैसे इस समय पेन किलर दे देते, कोई सर्जरी करनी है, किसी को यहाँ चोट लग गई, तो अब उसको यहाँ से सीलना है, उसके हाथ पे चोट लग गई और यहाँ पे उसको टांके लगाने, तो अभी उसको हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा के दर्द कम कर देंगे और टांके लग जाएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा, जब उसका असर खत्म होगा तब उसे पता चलेगा कि दर्द हो रहा है। अब बड़ी सुविधा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय पेन किलर नहीं थे, क्या होता था, इंसान के होशो हवास में ही टांके लगाने पड़ते थे, इंसान के, और वो इतना चीखता था उस समय पर, इतना चीखता था, तो जो उस समय के फिजिशियंस थे वो क्या कहते थे, वो कि एक काम कर, एक बंदूक की गोली देते थे कि अपने मुंह में रख और इसे चबा ले, तो जब वो इंजेक्शन लगाते थे वो चीखता, दर्द हो रहा है, तो उसकी चीख कम होती थी और वो सहन करते थे इन सब चीजों। तो फिर अब क्या कर रहे हैं, बाइट द बुलेट, तो बाइट द बुलेट, तो वो फेस कर रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन, तो बाइट द बुलेट है कि किसी आपदा का सामना करना, आपदा या विपदा का सामना करना, आपदा या विपदा का सामना करना। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, वाइफ ने कहा भाई मुझे तो एलिमनी चाहिए बहुत सारी, हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, तो फिर लोगों से कह रहे हैं भाई जस्ट
बाइट द बुलेट। ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना तुझे ही करना है, करना पड़ेगा भाई, बस बाइट द बुलेट। परेशानी है, अब उसे बुलेट को बाइट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहा है जो बड़ी डिफिकल्ट है, और लेकिन हिम्मत दिखानी है और उसे सहन करना है। एंड्योर मतलब सहन करना, ठीक है? क्लियर हो गया होगा? तो बेटा आज की क्लास के लिए 25, तो आज हमने 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किए हैं। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो इनको सिखाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपको अब ये मिल जाएंगे, तो जब आपको ये मिले तो इनको आप एक बार दो बार रिवाइज करें, और जो मैंने लॉजिक बताए हैं उन लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये बड़े आसान लगेंगे और देर तक माइंड में रिटेन रहेंगे। तो बेटा संसारम के इस चैनल पर हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी ये अभियान जारी रहेगा। तो जैसा मैंने बताया हम 100 करेंगे, तो आज 25 कर लिए हैं, अगले 20-25 अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।